आर रेफर टू एज एंड सिस्टम। वो कंप्यूटर जो इंटरनेट के साथ कनेक्ट किए जाते हैं उनको हम एंड सिस्टम कहते हैं। एज दे सिट एट द एज ऑफ द इंटरनेट, क्योंकि वो इंटरनेट की एक एज के ऊपर बैठे हैं, इस तरह से हम इन एंड सिस्टम्स को एज का नाम भी दे देते हैं, ये नेटवर्क एज कहलाते हैं। इन एंड सिस्टम्स को हम होस्ट का नाम भी देते हैं, हम इनको होस्ट भी कह सकते हैं। अब ये जो होस्ट है ना, इनको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, या तो ये क्लाइंट के तौर पे बिहेव करेंगे या फिर ये सर्वर के तौर पे बिहेव करेंगे। तो ये मैंने अभी आपको बताया एग्जांपल के थ्रू पे क्लाइंट कौन होता है और सर्वर कैसे काम करता है। अब ये क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन, अब नेटवर्क के अंदर कुछ डिफरेंट सॉफ्टवेयर चल रहे होते हैं, कुछ डिफरेंट एप्लीकेशन चल रही होती है जो क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन करवाते हैं। अब बेटा क्लाइंट का प्रोग्राम क्या करेगा, क्लाइंट वाला सॉफ्टवेयर क्या करेगा, वो रिक्वेस्ट सेंड करेगा सर्वर को कि मुझे ये रिसोर्स चाहिए, और सर्वर वाला प्रोग्राम क्या करेगा, वो सॉफ्टवेयर उसको फैसिलिटी प्रोवाइड कर देगा। तो इसमें वन टू मैनी कम्युनिकेशन हो रही होती है। अगर आप अपने पीयूडीसी के केस में जो अभी हमने एग्जांपल दी उसमें आप देखें तो लैब ए, लैब बी, लैब सी में जितने कंप्यूटर्स हैं वो सारे के सारे सर्वर रूम में एक सर्वर पड़ा हुआ है, उसके साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो नॉर्मली ये जो हम इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं इसमें एक सर्वर होता है और बाकी सारे क्लाइंट होते हैं। तो वन टू मैनी कम्युनिकेशन हो रही होती है इस केस के अंदर। अब यहाँ तक हमने पढ़ लिया था और स्लाइड नंबर 17 से हमने स्टार्ट करना। यहाँ से हमने पढ़ना है पेयर टू पेयर एप्लीकेशन। अब बेटा ये जो लास्ट स्लाइड में हमने पढ़ा कि क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन, उससे मैंने कहा वन टू मैनी वाली एग्जांपल आप अपने माइंड में सेट करेंगे कि एक सर्वर है और मैनी क्लाइंट्स हैं और वो सर्वर मैनी क्लाइंट्स को अकोमोडेट कर रहा होता है, उनको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होता है। लेकिन ये पेयर टू पेयर एप्लीकेशन में क्या होता है, इसकी एग्जांपल आप ऐसे समझेंगे कि मैं और सीआर आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं, एक एंड पे मैं हूँ, दूसरे एंड पे सीआर है। तो ये जो एजेस हैं उन एज के ऊपर, एक एज के ऊपर मेरा सिस्टम, दूसरे एज के ऊपर सीआर का सिस्टम। अब ये दोनों को हम पेयर्स का नाम भी दे सकते हैं। फर्स्ट मेरे वाला कंप्यूटर वो फर्स्ट पेयर है, सेकंड वाला सीआर के पास सिस्टम है उसको हम सेकंड पेयर का नाम देते हैं। तो ये पेयर टू पेयर एप्लीकेशंस के थ्रू भी कम्युनिकेट करते हैं। इसकी एग्जांपल पहले आप समझें। फर्ज करें मेरे पास आपकी क्लास की अटेंडेंस शीट नहीं, तो मैं सीआर से रिक्वेस्ट करता हूँ अपने लैपटॉप से या अपने मोबाइल से कि सीआर मुझे ये वाली फाइल या अटेंडेंस फाइल अपनी देनी, क्लास की अटेंडेंस शीट चाहिए। तो मैंने रिक्वेस्ट की, तो जो मेरा सिस्टम है, जो मेरा सिस्टम है वो क्लाइंट की तरह बिहेव करेगा। और सीआर ने क्योंकि मुझे वो शीट प्रोवाइड अगर कर दी, उनके पास वो शीट पड़ी थी, उन्होंने वो मुझे अटेंडेंस शीट प्रोवाइड कर दी, तो सीआर का जो सिस्टम था वो सर्वर की तरह बिहेव करेगा। तो हम कहते हैं कि जब दो कंप्यूटर्स आपस में कम्युनिकेट करते हैं तो उसको पेयर टू पेयर कम्युनिकेशन का नाम दिया जाता है। उसमें कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होती, बस वो दोनों कंप्यूटर आपस में कम्युनिकेट करते हैं। अब वो दोनों जब कम्युनिकेट करेंगे, उनमें से जो रिक्वेस्ट करेगा वो क्लाइंट की तरह बिहेव कर रहा होगा, और जो उस रिक्वेस्ट को फुलफिल करेगा वो सर्वर की तरह बिहेव कर रहा होगा। तो बेटा यही बात उसने लिखी है यहाँ पे, इन पेयर टू पेयर एप्लीकेशन, इनमें क्या होता है, द प्रोग्राम रनिंग इन अ पेयर्स मशीन, एक एंड सिस्टम के ऊपर जो प्रोग्राम चल रहा होता है एक्ट्स एज अ क्लाइंट, वो क्लाइंट की तरह बिहेव करेगा इस टाइम पे व्हेन इट रिक्वेस्ट a file from another page। जब वो किसी दूसरे एंड सिस्टम से किसी फाइल के लिए रिक्वेस्ट करेगा तो वो क्लाइंट मशीन कहलाएगा। एंड द प्रोग्राम एक्ट्स एज अ सर्वर, और वो प्रोग्राम सर्वर कहलाएगा व्हेन इट सेंड्स अ फाइल टू अनदर पेज, जब उस पहले वाले को फाइल ट्रांसफर कर देगा, फाइल दे देगा, तो उसको हम कहेंगे कि ये क्लाइंट की तरह बिहेव करता है। यही मैंने आपको एग्जांपल दी कि अगर मैं सीआर को कहता हूँ कि मुझे क्लास की अटेंडेंस शीट चाहिए, तो मैंने रिक्वेस्ट की, तो मेरा कंप्यूटर जो है वो क्लाइंट की तरह बिहेव करेगा, और सीआर ने वो अटेंडेंस शीट मुझे प्रोवाइड कर दी, तो उनका जो सिस्टम है वो सर्वर की तरह बिहेव करेगा। तो यहाँ पे उसने बताया कि ये पेयर टू पेयर एप्लीकेशन ये सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं, क्या एग्जांपल्स ऑफ पेयर टू पेयर फाइल शेयरिंग एप्लीकेशंस आर, ये सारे के सारे उसने नाम लिखे हैं, इनको हम पेयर टू पेयर एप्लीकेशंस में इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे हम पढ़ने जा रहे हैं कि नेटवर्क एज। अब आपको समझ आ गई कि नेटवर्क एज क्या होता है, यही समझे कि एंड सिस्टम्स पड़े होते हैं, एंड सिस्टम्स के ऊपर एप्लीकेशन भी चल रही होती है, तो ये नेटवर्क एज होते हैं। अब बेटा ये जो नेटवर्क एज है ना, ये आपस में जब कम्युनिकेशन करते हैं तो हमने कहा ये दो तरह की सर्विसेज इस्तेमाल करते हैं, या तो ये कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विसेज इस्तेमाल करेंगे, और नेक्स्ट स्लाइड में कनेक्शन लेस सर्विसेज को हम डिस्कस करेंगे, या फिर ये कनेक्शन लेस सर्विसेज को इस्तेमाल करेंगे।
अब देखें जरा कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विसेज का इस्तेमाल करती हैं तो क्या क्या इनकी इसके अंदर पॉइंट्स आ रही है। सीआर मेरी आवाज ठीक आ रही है आपको? जी सर। ठीक है। तो बेटा जब ये नेटवर्क एज के ऊपर जो एंड सिस्टम आपस में कम्युनिकेट करते हैं तो मैंने कहा दो तरीके से कम्युनिकेट करें। कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विसेज में जब कम्युनिकेशन करेंगे तो वो कौन कौन सी सर्विसेज हैंडल की जाएंगी। कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विसेज में जो फर्स्ट नंबर पे है वो है रिलायबल डाटा ट्रांसफर। जब नेटवर्क एज कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विसेज इस्तेमाल करेंगे तो उनके दरमियान रिलायबल डाटा ट्रांसफर होगा। अब बेटा ये रिलायबल डाटा ट्रांसफर आपने मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था। रिलायबल डाटा ट्रांसफर का मतलब है कि कम्युनिकेशन करने से पहले दोनों के दरमियान कनेक्शन बनता है। अब क्वेश्चन यहाँ पे यह कैसा कि कनेक्शन कौन बनाएगा, सेंडर रिसीवर बनाते हैं मेरे लिए कनेक्शन नहीं। ये दोनों जब इंटरनेट के ऊपर होते हैं तो इंटरनेट के ऊपर एक प्रोटोकॉल चलता है। प्रोटोकॉल कौन सा है? टीसीपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो वो प्रोटोकॉल इन दोनों के दरमियान कनेक्शन बना देता है। तो जब कनेक्शन बन जाएगा मेरे और सीआर के दरमियान, फर्ज करें इस एंड पे मैं हूँ, दूसरे एंड पे सीआर है, तो मैं और सीआर जब कम्युनिकेशन करने लगेंगे इस तरह कनेक्शन ओरिएंटेड जब कम्युनिकेशन करेंगे तो सबसे पहले हमें इस बात की गारंटी होगी कि जो मैं डाटा सेंड कर रहा हूँ वो सीआर को मिलेगा और जो सीआर डाटा सेंड कर रहे हैं उनको गारंटी होगी कि ये डाटा सर को जरूर जाके मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमारे दरमियान कनेक्शन बना हो। तो कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विसेज में जो पहली सर्विस है वो ये है कि रिलायबल डाटा ट्रांसफर होगा। नेटवर्क एजेस के दरमियान रिलायबल डाटा ट्रांसफर होगा जब वो कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विसेज को यूज करेंगे। वो किस तरह ये रिलायबल डाटा ट्रांसफर होता है? यूजिंग एक्नॉलेजमेंट्स एंड रीट्रांसमिशन। अभी मैं जब लेक्चर दे रहा हूँ तो समटाइम्स मैं पूछता हूँ कि सीआर मेरी आवाज ठीक आ रही है, तो सीआर ने कुछ देर एक्नॉलेज करते हैं मुझे कि जी सर आवाज ठीक आ रही है। तो इससे क्या होता है? रिलायबल डिलीवरी हो रही है डाटा की, मुझे पता चलता है कि मेरी आवाज आ रही है तो मैं फिर उस वे से लेक्चर स्टार्ट करता हूँ। तो ये वो कह रहा है कि यूजिंग एक्नॉलेजमेंट्स एंड रीट्रांसमिशन, अगर आवाज नहीं ठीक जा रही तो रीट्रांसमिट दोबारा पूछ यार आवाज ठीक आ रही है। जब एक्नॉलेजमेंट आ जाएगी जी आवाज ठीक आ रही है तो मुझे श्योरिटी होगी कि अब जो भी मैं बात करूंगा तो सीआर तक जाएगी। तो रिलायबल डाटा डिलीवरी जब कनेक्शन बनता है तो रिलायबल डाटा डिलीवरी होती है। तो पहली मैंने आपको सर्विस ये बता दी। दूसरी सर्विस कौन सी है? नेटवर्क एज जब कम्युनिकेट कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनके दरमियान फ्लो कंट्रोल होता है। अब बेटा ये फ्लो कंट्रोल क्या चीज है? फ्लो कंट्रोल का मतलब ये समझें कि मेरे सिस्टम की फर्ज करें प्रोसेसिंग स्पीड ज्यादा है और सीआर के सिस्टम की प्रोसेसिंग स्पीड कम है। हम दोनों आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं। मेरा सिस्टम 1 सेकंड में फर्ज करें 100 पैकेट्स बना के सेंड करता है डाटा के। जो सीआर का सिस्टम है वो 50 पैकेट्स को सिर्फ रिसीव कर सकता है क्योंकि प्रोसेसिंग स्पीड कम थी ना तो वो स्लो प्रोसेसिंग करता है। अब मैंने सेंड किए 100 लेकिन सीआर ने रिसीव किए 50, बाकी 50 कहाँ पे चले गए? वो लॉस हो जाते हैं। तो ये जो कनेक्शन ओरिएंटेड कम्युनिकेशन थी इसमें डाटा लॉस नहीं होता। तो ये कैसे वो डाटा को लॉस होने से बचाता है? वो फ्लो कंट्रोल करता है। फ्लो कंट्रोल किस तरह? सेंडर वुड नॉट ओवरवेलम रिसीवर, रिसीवर के ऊपर दबाव नहीं डालेगा सेंडर। अगर पता है मुझे कि सीआर जो है उनका सिस्टम किस तरह कम्युनिकेशन कर रहा है, 50 पैकेट रिसीव कर रहे हैं तो मेरे सिस्टम से भी 50 पैकेट ही जाएंगे। सही है। फ्लो कंट्रोल कौन करता है? सेंडर खुद कहता है कि चले जी वो कम पैकेट रिसीव कर रहा है तो मैं स्लो कर दूं कम्युनिकेशन, नहीं बेटा ये प्रोटोकॉल कंट्रोल करता है। मैंने आपको बताया था ना प्रोटोकॉल सारी कम्युनिकेशन को कंट्रोल कर रहा होता है। तो जो प्रोटोकॉल है वो मेरी और सीआर की डिवाइस के दरमियान स्पीड की सिंक्रोनाइजेशन करेगा। फिर जितने पैकेट रिसीवर रिसीव कर सकता है मेरे सिस्टम से उतने पैकेट आ जाएंगे सीआर की तरफ। तो इस बात को कहा जाता है फ्लो कंट्रोल। डाटा का फ्लो उसको कंट्रोल करना। तो जब नेटवर्क एजेस आपस में कम्युनिकेशन करते हैं तो वो आपस में फ्लो कंट्रोल की सर्विस भी प्रोवाइड की जाती है। इसी तरह नेक्स्ट सर्विस है कंजेशन कंट्रोल। अब ये कंजेशन क्या चीज होती है? अगर हम उर्दू में इसका मीनिंग लें तो कंजेशन का मतलब होता है रश होना किसी चीज का। तो अब इसी एग्जाम्पल है अगर हम ट्रेवल कर रहे हैं कहीं पे तो रास्ते में ट्रैफिक जैम है और बड़ा ज्यादा लोग वहां पे खड़े हैं तो हम कहेंगे कंजेशन आ चुकी है, कंजेस्टेड पाथ है ये। तो अब ये कंजेशन कंट्रोल जब हम नेटवर्क में आके पढ़ते हैं तो जैसे मैंने एग्जांपल दी ना कि मैंने 100 पैकेट सेंड किए, सीआर ने रिसीव किए 50, लेकिन हम दोनों के दरमियान क्योंकि ये कनेक्शन ओरिएंटेड कम्युनिकेशन हो रही है तो एक कनेक्शन बना होगा, एक ही पाथ है। तो बेटा जब पाथ के ऊपर मैं 100 पैकेट सेंड करता हूँ, सीआर 50 रिसीव करते हैं,
नेक्स्ट सेकंड में सीआर पहले वाले 50 को अभी वो प्रोसेस कर रहे थे, मैंने और 100 सेंड कर दिए। नेक्स्ट सेकंड में मैंने और 100 सेंड कर दिए। अब हर सेकंड में सेंड हो रहे हैं 100 पैकेट, लेकिन रिसीव हो रहे हैं 50 पैकेट, क्योंकि स्पीड मिसमैच था। तो आहिस्ता आहिस्ता में जो हमारे दरमियान लिंक था उसके ऊपर ट्रैफिक डाटा ज्यादा होना शुरू हो जाता है। इस चीज को हम कहते हैं कंजेशन हो जाती है डाटा की। कम्युनिकेशन लिंक के ऊपर डाटा की कंजेशन ज्यादा हो जाती है। अब इस कंजेशन को कंट्रोल करने के लिए कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विसेज में ये दी जाती है। कैसे? सेंडर स्लो डाउन सेंडिंग रेट, सेंडर अपनी सेंडिंग स्पीड को स्लो डाउन कर देता है व्हेन नेटवर्क कंजेस्टेड। जब सेंडर ये फील करता है कि नेटवर्क के ऊपर कंजेशन आ चुकी है। अब ये डिफरेंट मैकेनिज्म है कैसे सेंडर को पता चलता है, ये अगले चैप्टर में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। 2 तरीके होते हैं उनके थ्रू ये पता चलता है कि कंजेशन आ चुकी है। तो जब सेंडर को ये पता चलता है कि नेटवर्क के ऊपर कंजेशन आ चुकी है, तो वो अपनी स्पीड को स्लो डाउन करता है। तो स्पीड स्लो करने से क्या होगा कि वो जो कंजेशन थी वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएगी। तो बेटा कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विसेज के अंदर जो नेटवर्क एजेस कम्युनिकेशन करते हैं वहां पे कंजेशन कंट्रोल किया जाता है। लास्ट पॉइंट है इसका कि सर ये जो कनेक्शन ओरिएंटेड कम्युनिकेशन होती है एजेस के दरमियान, यहाँ पे प्रोटोकॉल कौन सा यूज होता है? तो टीसीपी प्रोटोकॉल को इस्तेमाल किया जाता है। ये टीसीपी का नाम, वो पूरा नाम है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो जब नेटवर्क एजेस कनेक्शन बना के कम्युनिकेशन करेंगे, कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विसेज यूज करेंगे, तो उनके दरमियान जो प्रोटोकॉल इस्तेमाल होता है वो टीसीपी इस्तेमाल हो रहा होता है। अब नीचे उसने लिखा कि कौन कौन सी एप्लीकेशंस हैं जो टीसीपी को यूज करती हैं। तो नंबर 1 उसने लिखा हुआ है कि एचटीटीपी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। वेब, जब आप वेब के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर वेब सर्फिंग आप कर रहे होते हैं या नेट सर्फिंग कर रहे होते हैं, आपने फिर आप लिखते हैं google.com, लेकिन आप एड्रेस बार में देखें लिखा होता है पहले HTTP, फिर लिखा होता है बैकस्लैश, फिर उसके बाद कॉलन होता है, फिर उसके बाद www, फिर .google.com। तो वो जो पहले HTTP है ना, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, वो इंटरनेट के ऊपर जब हम सर्फिंग कर रहे होते हैं उस वक्त इस प्रोटोकॉल को यूज किया जाता है। तो कहते हैं वेब सर्फिंग के दौरान टीसीपी यूज होता है। फाइल ट्रांसफर, जब आप किसी सर्वर से कोई मूवी या किसी फाइल को अपलोड या डाउनलोड कर रहे होते हैं उस वक्त एफटीपी प्रोटोकॉल यूज हो रहा है। तो ये भी जो है एफटीपी उस वक्त टीसीपी प्रोटोकॉल को एज अ मास्टर प्रोटोकॉल यूज करता है। टेलनेट का मतलब है वो जो रिमोट लॉगिंग, दूर बैठ के किसी और लोकेशन के ऊपर लॉगिंग करना, इसको हम टेलनेट का नाम देते हैं। तो टेलनेट के अंदर भी टीसीपी यूज हो रहा था। और एसएमटीपी, जब आप एक दूसरे को ईमेल करते हैं उस वक्त जो प्रोटोकॉल है वो भी एज मास्टर प्रोटोकॉल टीसीपी ही यूज हो रहा है। तो हमने यहाँ भी ये बात खत्म की कि जो नेटवर्क एज होते हैं वो जब आपस में कम्युनिकेशन करते हैं तो 2 तरीके से करते हैं, या तो कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विसेज को यूज करते हैं या कनेक्शन लेस सर्विसेज को यूज करते हैं। जब कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विसेज को यूज करते हैं तो ये 4 वो सर्विसेज हैं जो यूज की जाती है। रिलायबल डाटा ट्रांसफर होगा, फ्लो कंट्रोल होगा, कंजेशन कंट्रोल होगा और टीसीपी प्रोटोकॉल को यूज किया जाएगा। ये स्लाइड यहाँ पे खत्म हुई। नेक्स्ट स्लाइड हम देखें कि जब ये नेटवर्क टीसीपी की इसकी नहीं समझ आई है। टीसीपी, बेटा टीसीपी एक प्रोटोकॉल है ना, हमने कहा था ना कि इंटरनेट का इंफ्रास्ट्रक्चर है सारा, उसके ऊपर एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया जाता है, वो सॉफ्टवेयर सारी कम्युनिकेशन को कंट्रोल करता है। तो वो जो सॉफ्टवेयर, जब हम कहते हैं ना कनेक्शन ओरिएंटेड कम्युनिकेशन करेंगे, तो कनेक्शन ओरिएंटेड कम्युनिकेशन में हम क्या कहते हैं, कनेक्शन बनता है फिर डाटा ट्रांसफर। तो वो जो कनेक्शन बनाता है, कौन बनाता है कनेक्शन? एक प्रोटोकॉल है जो कनेक्शन बनाता है, उस प्रोटोकॉल को टीसीपी का नाम दिया जाता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक हो गया जी? जी सर ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास है कि नेटवर्क एज, उनके दरमियान जब कनेक्शन लेस कम्युनिकेशन होती है तो फिर वो कौन कौन सी सर्विसेज को यूज करते हैं। लास्ट स्लाइड में हमने पढ़ा ना कि नेटवर्क एज जब आपस में कनेक्शन ओरिएंटेड कम्युनिकेशन करते हैं तो फिर कौन सी सर्विसेज, तो ये 4 हमने बात की। जब कनेक्शन लेस कम्युनिकेशन करते हैं तो फिर क्या होता है? सबसे पहले अनरिलायबल डाटा ट्रांसफर होता है, क्योंकि कनेक्शन ओरिएंटेड में तो कनेक्शन बनता है पहले, फिर मुझे पता होता है कि मेरा सीआर के साथ कनेक्शन बन गया तो मेरा डाटा सीआर तक जाएगा, सीआर को गारंटी होती है कि मेरा डाटा सीआर तक जाएगा। तो कनेक्शन ओरिएंटेड कम्युनिकेशन थी, उसमें गारंटी थी कि डाटा जाएगा, तो इसलिए हम उसको रिलायबल डाटा ट्रांसफर कहते हैं। तो यहाँ पे क्या, कनेक्शन नहीं बनता। तो जब कनेक्शन नहीं बनता, मैंने बस डाटा सेंड कर दिया, जब डाटा सेंड कर दिया तो वो इंटरनेट के रहने करने पे छोड़ दिया। इंटरनेट के ऊपर लगे होते हैं राउटर,
वो खुद ही पाथ डिसाइड कर रहे होते हैं, चले जी इधर रास्ता मिल रहा है, इधर से पैकेट मूव कर रहे हैं, कुछ इधर से मूव कर रहे हैं, वो डिफरेंट पाथ से मूव करते करते पैकेट डेस्टिनेशन तक जा रहे होते हैं। तो इस चीज को हम कहते हैं कि अनरिलायबल डाटा ट्रांसफर। मैंने डाटा सेंड कर दिया, मुझे इस बात की कोई गारंटी नहीं कि वो डाटा सीआर को मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो इस वजह से इसको हम कहते हैं अनरिलायबल डाटा ट्रांसफर। इसी तरह नो फ्लो कंट्रोल, इसमें कोई फ्लो कंट्रोल नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि मैंने तो 100 पैकेट सेंड कर दिए, अब मुझे नहीं पता वो पैकेट मिले या नहीं मिले, मैंने अगले 100 सेंड कर दिए, फिर नेक्स्ट 100 सेंड कर दिए, फिर नेक्स्ट 100। तो सेंडर जो है वो कंटिन्यूसली सेंड करते जा रहा है, डाटा के फ्लो को कंट्रोल नहीं किया जा सकता यहाँ पे। तो ये हम यहाँ पे ये कहेंगे कि नेटवर्क एजेस जब कनेक्शन लेस सर्विस को यूज करते हैं तो फ्लो कंट्रोल नहीं होता वहाँ पे। इसी तरह नो कंजेशन कंट्रोल। आप देखें ना, अगर तो एक कनेक्शन बना होता तो सेंडर को पता चल जाता है कि इस लिंक के ऊपर कंजेशन आ चुकी है, तो अपनी स्पीड को स्लो करता है। लेकिन जब कनेक्शन नहीं बना तो एक पाथ से नहीं, डिफरेंट पाथ से डाटा मूव करते हुए सीआर तक जा रहा होता है। तो अब सेंडर को पता ही नहीं चलता कि कंजेशन आई है या नहीं आई, वो कंटिन्यूसली सेंड करता जा रहा है डाटा। अगर कंजेशन आ भी चुकी है वो नहीं रुकेगा, वो डाटा सेंड करता जा रहा है सारा का सारा। तो इसका मतलब है नो कंजेशन कंट्रोल, कि जब हम कनेक्शन लेस सर्विसेज को यूज करेंगे तो कंजेशन को नहीं कंट्रोल किया जा सकता। हाँ, एक इसका एडवांटेज ये भी इसमें लिखा हुआ है कि फास्ट कम्युनिकेशन होती है। अब देखिए, जब कनेक्शन ओरिएंटेड था तो पहले वो कम्युनिकेशन करने से पहले कनेक्शन बनाते हैं ना आपस में, तो कनेक्शन बनाने में टाइम लग रहा होता है। तो जब कनेक्शन बनाने में टाइम लग रहा होता है तो स्लो कम्युनिकेशन, स्लो प्रोसेस है। लेकिन इसमें क्या, कोई आपने कनेक्शन नहीं बनाना, डायरेक्ट डाटा को ट्रांसफर करते हैं, तो इसमें क्या होता है, फास्ट कम्युनिकेशन। तो ये वो कह रहे हैं कनेक्शन लेस के अंदर स्पीड आपकी फास्ट होती है डाटा को ट्रेवल करने। अब लास्ट बात रह गई है कि सर कनेक्शन ओरिएंटेड के अंदर कौन सा प्रोटोकॉल यूज किया था, टीसीपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, वो सारी कम्युनिकेशन कंट्रोल करता है। लेकिन कनेक्शन लेस के अंदर कौन सा प्रोटोकॉल यूज करते हैं, यूडीपी। यूडीपी क्या है, यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल। अब ये जो यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल है, ये कनेक्शन लेस सर्विसेज जब इस्तेमाल कर रहे होती है, ये प्रोटोकॉल यूज होता है। एप्लीकेशन यूजिंग यूडीपीआर, कौन कौन सी एप्लीकेशन हैं जहाँ पे यूडीपी इस्तेमाल होता है, मल्टीमीडिया। अब जब एक ही मैसेज के अंदर वॉइस भी है, वीडियो भी है, इमेजेस भी है, वो सेंड करते हैं, वो मल्टीमीडिया, तो मल्टीमीडिया। इसी तरह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही होती है उस वक्त यूडीपी, डीएनएस या फिर इंटरनेट टेलीफोन, इंटरनेट के ऊपर जब टेलीफोन या भी जो हम काम कर रहे हैं सारे के सारा उस वक्त यूडीपी इस्तेमाल हो रहा होता है। तो अब हमने यहाँ पे ये बात की, इस स्लाइड में खत्म की बात कि नेटवर्क एज जो होते हैं दो तरीके से आपस में कम्युनिकेशन करते हैं, या कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विसेज के थ्रू या फिर कनेक्शन लेस सर्विसेज के थ्रू। तो ये हमने यहाँ पे सारी बात। अब बेटा यहाँ पे आपने दो नए प्रोटोकॉल का नाम सुना, टीसीपी और यूडीपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल। ये टीसीपी कहाँ पे यूज होता है, कनेक्शन ओरिएंटेड में, और यूडीपी कहाँ पे इस्तेमाल होता है, कनेक्शन लेस में। नेक्स्ट स्लाइड में इन दोनों का कंपैरिजन करके दिखाया, टीसीपी क्या क्या काम कर सकता है, इसके अंदर क्या होता है, और यूडीपी के अंदर क्या क्या होता है। तो हमने कहा ना, टीसीपी में क्या होता है, कनेक्शन बनता है, और यूडीपी में कनेक्शन नहीं बनता। तो इसलिए वो कह रहा है कि टीसीपी इज अ रिलायबल प्रोटोकॉल। ये एक रिलायबल प्रोटोकॉल है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर कनेक्शन। सर जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ये तो कनेक्शन ओरिएंटेड के अंदर नहीं आता। दोनों वे हो सकते हैं, अगर तो पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन कर रहे हैं आप तो फिर वो कनेक्शन ओरिएंटेड। अब बेटे देखिए, आप इस तरह इसको नहीं क्लासिफाई कर सकते। इसमें है कि कुछ एप्लीकेशंस टीसीपी को यूज कर रही होंगी, कुछ एप्लीकेशंस यूडीपी को यूज कर रही होंगी। इसकी एग्जांपल आप ऐसे लेंगे, जब आप इंटरनेट के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर या फिर आप इमो के ऊपर कॉल कर रहे होते हैं, वीडियो कॉल कर रहे होते हैं, तो समटाइम्स क्या होता है, वो पिक्चर या वीडियो रुक जाती है थोड़ी देर के लिए, वॉइस भी नहीं आ रही, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर दोबारा आना शुरू हो जाती है। तो वो क्या हुआ था, वो जो थोड़ी देर के लिए वीडियो नहीं आई थी या वॉइस नहीं आई थी, सेंडर तो बोल रहा था, सेंडर की तो कैमरा भी वो उसकी पिक्चर ले रहा था, तो वो रिसीवर को क्यों नहीं मिली, क्योंकि रास्ते में शायद कहीं पे कंजेशन आ चुकी थी, कनेक्शन नहीं बना हुआ था, तो थोड़ा सा डाटा लॉस हो गया। उसके बाद दोबारा वीडियो शुरू हो जाती है, दोबारा वॉइस आना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो नॉर्मली जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है इसमें कह रहा है कि यूडीपी को यूज किया जाता है, क्यों, क्योंकि रियल टाइम कम्युनिकेशन करना होती है।
वीडियो भी लाइव जा रही होगी, वॉइस भी आ रही होगी, तो उस वक्त हमें स्पीड ज्यादा चाहिए। तो स्पीड कौन ज्यादा देगा? स्पीड तो यूडीपी देगा। तो नॉर्मली फिर यूडीपी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में यूज किया जाता है। ठीक हो गया जी। अब इसके बाद है कि टीसीपी और यूडीपी में क्या डिफरेंस है। तो हमने कहा कि टीसीपी एक रिलायबल प्रोटोकॉल है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कनेक्शन बनता है, जबकि यूडीपी जो है वो एक अनरिलायबल प्रोटोकॉल है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कनेक्शन नहीं बनता, हमें गारंटी नहीं कि डाटा मिलेगा या नहीं मिलेगा। उसके बाद जी टीसीपी के अंदर परफॉर्म करता है 3-वे हैंडशेक। ये टेक्निक है ऑथेंटिकेशन की। अब ये ऑथेंटिकेशन क्या होती है? अगर मैं फेसबुक यूज करता हूँ तो मेरा एक अकाउंट बना होगा जो मैंने बनाया उसके ऊपर। तो जब मैंने अकाउंट यूज करना है, अपना फेसबुक यूज करनी है, तो मैं पहले facebook.com वहां पे वेबसाइट पे जाऊंगा और वो मुझे पेज देगा जिसके ऊपर वो कहेगा अपना यूजर नेम और पासवर्ड। मैं जो अपना यूजर नेम और पासवर्ड लिख रहा हूँ ना, तो बेटा वो मैं ऑथेंटिकेशन दे रहा हूँ अपनी कि मैं ऑथोराइज पर्सन हूँ। फेसबुक के सर्वर को मैं कह रहा हूँ कि ये मेरा यूजर नेम है, ये पासवर्ड है, मुझे मेरे अकाउंट तक एक्सेस दीजिए। तो ये जो मैंने काम किया, मैंने ऑथेंटिकेशन परफॉर्म की यूजर नेम पासवर्ड लिख के। अब ये ऑथेंटिकेशन की डिफरेंट टेक्निक्स हो सकती हैं, जिसमें से एक टेक्निक को हम 3-वे हैंडशेक का नाम देते हैं। तो सिंपल बात करें तो टीसीपी के अंदर ऑथेंटिकेशन परफॉर्म करना पड़ती है, क्योंकि कनेक्शन बनाने तो सेंडर रिसीवर एक दूसरे को वो गारंटी देंगे कि हम ऑथराइज पर्सन है। लेकिन इसके अंदर कहता है कोई ऑथेंटिकेशन नहीं होती, तो फिर मच फास्टर देन टीसीपी। ये टीसीपी से ज्यादा फास्ट होता है, क्योंकि इसके अंदर ऑथेंटिकेशन नहीं परफॉर्म करना होती है आपको। नो एक्नॉलेजमेंट्स वेट, आपको किसी एक्नॉलेजमेंट का वेट नहीं करना पड़ता। इसी तरह इसके अंदर क्या है जी, प्रोविजन फॉर एरर डिटेक्शन एंड रीट्रांसमिशन। बेटा टीसीपी के अंदर कनेक्शन बनता है, तो कनेक्शन बनता है तो जब मैंने डाटा सेंड किया सीआर को, हेलो सीआर हाउ आर यू, लेकिन रास्ते में किसी ने डाटा को हैक किया और उसने लिख दिया हेलो सीआर गुड बाय। अब वो जो मैसेज को चेंज कर दिया ना, इसका मतलब मैसेज के अंदर ड्यूरिंग ट्रांसमिशन एरर आ चुका है। तो जब रिसीवर को डाटा मिलता है तो रिसीवर मशीन चेक करती है, डिफरेंट मेथड होती है चेक करने की। वो चेक करती है डाटा के अंदर एरर नहीं आया, तो वो डिटेक्ट कर जाती है कि डाटा के अंदर तो एरर आ चुका है, डाटा चेंज हो चुका है। तो वो फिर मुझे रिक्वेस्ट करेंगे मशीन के दोबारा डाटा ट्रांसमिट करें, बेसिकली रीट्रांसमिशन करें, क्योंकि डाटा के अंदर एरर आ चुका है। तो टीसीपी के अंदर एरर डिटेक्शन भी होती है और डाटा को रीट्रांसमिट भी करवाया जा सकता है। लेकिन इसके अंदर नो प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ डाटा यूनिट, इसके अंदर ऐसा कोई काम नहीं। अब लास्ट पॉइंट है, मोस्ट एप्लीकेशंस यूज टीसीपी। बहुत ज्यादा एप्लीकेशंस टीसीपी को इस्तेमाल करती हैं, इसलिए फॉर रिलायबल एंड गारंटीड ट्रांसमिशन। जहाँ पे आपको रिलायबल डिलीवरी ऑफ डाटा या गारंटीड ट्रांसमिशन चाहिए, वहां पे टीसीपी को इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन दूसरी साइड पे क्या कह रहा है, सूटेबल फॉर एप्लीकेशन। ये उन एप्लीकेशंस के लिए सूटेबल है यूडीपी वेयर स्पीड मैटर्स, जहाँ पे आपको स्पीड ज्यादा चाहिए, मोर देन रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का कोई मसला नहीं, स्पीड ज्यादा चाहिए, वहां पे हम यूडीपी को इस्तेमाल करते हैं। तो इस स्लाइड में हमने एक कंपैरिजन करके पढ़ा, दो प्रोटोकॉल थे टीसीपी और यूडीपी, दोनों के दरमियान क्या डिफरेंस है ये हम नेक्स्ट सर स्लाइड में बेटा हमारे पास। जी जी यूडीपी की एक दो और एग्जांपल दे दें। एक तो आपने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कह दिया ना, इसके अलावा जी एक दो और। यूडीपी की और एग्जांपल ऐसे हो सकती है कि जैसे मैं कोई मूवी डाउनलोड करता हूँ इंटरनेट से, तो जब मैं डाउनलोड करता हूँ तो वहां पे कोई सर्वर पड़ा होगा इंटरनेट के ऊपर, उस जी सर। वहां पे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि डाउनलोड के बटन को प्रेस करता हूँ, तो वहां से फाइल डाउनलोड मेरे लैपटॉप में आना शुरू हो जाती है। अब आप कभी देखें ना, आप आईडीएम को यूज कर रहे हैं, किसी भी, मुझे भी आइडिया नहीं, आप जो भी सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे हैं डाउनलोड करने के लिए, तो आप देखिए वो सारे पैकेट्स को जैसे जैसे रिसीव हो होते हैं ना, वो उनको एक सीक्वेंस के साथ एक जगह पे रख रहा होता है। समटाइम्स अगर आप ये समझे कुछ देर के लिए कनेक्शन चला भी गया इंटरनेट का, तो थोड़ी देर के लिए फाइल डाउनलोड होना रुक जाती है, क्योंकि पैकेट जो आ रहे थे वो तो लास्ट में शुरू हो गया, आपका इंटरनेट कनेक्शन नहीं है। लेकिन जैसे ही दोबारा इंटरनेट कनेक्शन आता है, दोबारा आपको वो पैकेट मिलना शुरू हो जाते हैं, वहां से शुरू हो जाते हैं। तो इसका मतलब है कि यूडीपी के अंदर पॉजेस भी आ सकती है, यूडीपी के अंदर कनेक्शन लेस है, ठीक है, वो जरूरी नहीं कि डाटा की डिलीवरी होगी या नहीं होगी, अगर नहीं होगी तो वो रिट्रांसमिशन करवाना पड़ेगी हमें। तो ये जो फाइल्स को आप डाउनलोड करते हैं, अपलोड करते हैं, यूडीपी इस्तेमाल हो रहा होता है। ठीक हो गया सर? ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास बेटा ये जो स्लाइड है जी, नेक्स्ट हमारे पास है नेटवर्क कोर।
अब हमने नेटवर्क एज को कंप्लीट किया। नेटवर्क एज के अंदर जो डिवाइसेस हैं दो तरीके से कम्युनिकेट करती हैं, या वो कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विसेज इस्तेमाल करती हैं, कनेक्शन लेस सर्विसेज इस्तेमाल करती हैं। वो टॉपिक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हमारे पास है कोर। अब ये कोर क्या चीज है, पहले इस डायग्राम को देखिए फिर हमें ज्यादा समझ आते हैं। इस तरह करके नेटवर्क होते हैं। अब ये समझे कि मेरे पास ये मशीन ये जो कंप्यूटर ए है ये मेरे पास है, सी आर वो कंप्यूटर डी है दूसरी साइड पे, फर्ज करें सी आर के पास वो मशीन है। अब बेटा ये जो ए और डी है ना, ये नेटवर्क एज कह रहे हैं, क्योंकि ये सिस्टम है, इनके ऊपर एप्लीकेशन चल रही है, सॉफ्टवेयर चल रही है, ये नेटवर्क एज कह रहे हैं। कोर क्या होता है, ये ए और डी के दरमियान ये जो क्लाउड सा बना हुआ है, इस क्लाउड के अंदर देखिए ये राउटर उसने रखे हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 बड़े ज्यादा, एक जाल बिछा होता है राउटर्स का। तो ये ए और डी के दरमियान ये सारा एरिया, इस सारे क्लाउड को हम कोर का नाम देते हैं। तो अब आप देखिए मैं तो डाटा जब सेंड करूंगा मैं कोर के हवाले कर दूंगा। अब कोर से नेटवर्क कोर से डाटा मूव करते करते सीआर तक जाएगा। सीआर जो डाटा सेंड करेंगे वो कोर के हवाले कर देंगे डाटा को, वहां से फिर मूव होते होते डाटा मेरे पास आएगा। तो अब हम बात करने जा रहे हैं कोर की। कोर के ऊपर डाटा किस तरह ट्रांसफर होता है, दो तरीके से होता है, या सर्किट स्विचिंग होगी या पैकेट स्विचिंग होगी। अब इसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो पहले हम बात करेंगे यहाँ पे जी ये जो नेटवर्क कोर है, कंसेप्ट ऑफ स्विच नेटवर्क। ये जो हमने डायग्राम देखी ना, इस डायग्राम को आप देखिए यही कुछ इधर लिखा हुआ है कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन जब हमने करनी होती है इस टिपिकली डन वो किस तरह की जाती है, ओवर अ नेटवर्क, एक नेटवर्क के ऊपर ऑफ स्विच नोड, उसके ऊपर नोड पड़े होती है। तो ये देखिए ये एक क्लाउड बना हुआ है ना, तो कोर है इसके अंदर ये 1 2 3 4 5 ये जो राउटर है इनको नोड्स का नाम दे रहा है, कहते हैं ऊपर नोड पड़े होते हैं, इनके थ्रू कम्युनिकेशन होती है। नोड्स नॉट कंसर्न विद कंटेंट ऑफ डाटा, नोड्स को ये कोई पता नहीं कि क्या डाटा है क्या नहीं, कोई से कोई कंसर्न। एंड डिवाइसेस आर स्टेशंस। तो एंड डिवाइसेस क्या होती हैं, ये वो जो ए और डी है ये एंड डिवाइसेस हैं, ठीक हो गया। अ कलेक्शन ऑफ नोड्स एंड कनेक्शंस इज अ कम्युनिकेशन नेटवर्क। कहते हैं ये कलेक्शन ऑफ नोड्स है ना, इस सारे को हम कम्युनिकेशन नेटवर्क का नाम देते हैं। डाटा राउटेड बाय बीइंग स्विच फ्रॉम वन नोड टू नोड, फ्रॉम नोड टू नोड। कहते हैं जो ए ने डाटा डी को सेंड करना है ना, वो एक नोड से नेक्स्ट नोड, उससे नेक्स्ट नोड, उससे नेक्स्ट नोड, इस तरह मूव करते करते वो अपने डेस्टिनेशन तक जाता है। लास्ट में नोड टू नोड लिंक्स यूजुअली मल्टीप्लेक्स। तो इसका मतलब ये है कि जब ए ने डाटा सेंड किया ना, वो 4 को समझे, फर्ज करेंगे आप 4 से डाटा जो है वो 5 के पास गया, तो उसी लम्हे हो सकता है ए ने डाटा सेंड किया तो वो भी 6 से 5 से 4 से एक ही तरफ मूव कर रहा होगा। इसको हम मल्टीप्लेक्सिंग कहते हैं कि एक ही लिंक के ऊपर मल्टीपल डिवाइसेस का डाटा मूव कर रहा हो, तो उसको हम नाम देते हैं मल्टीप्लेक्सिंग। तो कह रहे हैं कि इस तरह करती है। बेटा जो डायग्राम है इसमें वो दिखा रहे हैं कि स्विच नेटवर्क कैसा होता है। स्विच का मतलब होता है डाटा का स्विच करना एक डिवाइस से नेक्स्ट। मैंने तो ए से डाटा सेंड करना था डी को, लेकिन डायरेक्ट तो नहीं डाटा सेंड हुआ, दरमियान में कोर आ गया, नेटवर्क का कोर, और ए से डाटा स्विच हुआ 4 के ऊपर, 4 से स्विच फर्ज करें हुआ, उसके पास 3 ऑप्शन है, 1 भी है 5 भी है 7 भी है, लेकिन 4 ने फर्ज करें सूटेबल समझा, उसने एल्गोरिथम से डिसाइड किया कि 5 बेस्ट पाथ है, तो 4 ने डाटा स्विच कर दिया 5 के पास। अब 5 ने डाटा नेक्स्ट स्विच किया 3 के पास, और 3 ने स्विच किया डी के पास। इस तरह स्विचिंग होते होते हमारा डाटा हमारे डेस्टिनेशन तक चला जाता है। तो अब हम पढ़ेंगे इस कोर के अंदर ये जो दरमियान वाला क्लाउड बना हुआ है ए और डी के दरमियान, इस कोर के अंदर जब एक मशीन से दूसरी मशीन के ऊपर डाटा जाता है, स्विचिंग किस तरह होती है, 2 तरीके से होती है, या सर्किट स्विचिंग होती है या फिर पैकेट स्विचिंग होती है। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं सर्किट स्विचिंग। सीआर अटेंडेंस आप ले लें साथ, क्लास एंड हो जाए तो आपके पास अटेंडेंस मिलनी चाहिए। हाँ जी, एंड टू एंड रिसोर्सेज रिजर्व फॉर कॉल। सर्किट स्विचिंग में क्या होता है, जब हम कॉल करते हैं तो उसको नॉर्मली सर्किट स्विचिंग हो रही होती है। लिंक बैंडविड्थ, स्विच कैपेसिटी, डेडिकेटेड रिसोर्सेज होते हैं, नो शेयरिंग। इस सारी बात को पहले हम एक डायग्राम से समझ लेते हैं, हमें जल्दी समझ आ गया। ये सर्किट स्विचिंग हो रही है। अब देखिए इसमें 2 हमारे पास पर्सन है, आपस में कम्युनिकेट करना चाहते हैं, उनके पास टेलीफोन सेट है। अब देखिए लेफ्ट साइड पे जो पर्सन खड़ा है, अगर उसने कॉल डायल की तो देखिए कितने रास्ते थे इधर जाने के, एक जाल बिछा हुआ उनके दरमियान, कोर के ऊपर जाल बिछा होता है राउटर का। तो इसने जो डाटा सेंड किया वो किसी भी पास से, ऊपर वाली साइड से भी, इधर नीचे वाली साइड से भी, अपर साइड से भी दरमियान में, लोअर साइड से भी दरमियान में जा सकता है डाटा। तो उसने जो सूटेबल पास समझा, वहां से डाटा मूव होते 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 वो
डेस्टिनेशन तक। तो अब बेटा इन दोनों के दरमियान ये देखिए वो जो जिगजैग सा येलो कलर से लाइन बनी है, ये एक जो पाथ बन गया ना, ये कनेक्शन बन गया इनके दरमियान। तो इस कनेक्शन को हम सर्किट का नाम देते हैं कि इतने ज्यादा पाथ है लेकिन उन्होंने एक पाथ को सिलेक्ट कर दिया। इसके ऊपर जो डाटा की ट्रांसमिशन होगी इसको हम सर्किट स्विचिंग का नाम देंगे। इस स्लाइड में उसने यही लिखा होगा कि